हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम वीनू वर्मा है और आप सभी की तैयारी यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी मैं यहाँ करवाती हूँ, ठीक है। और साथ में ही आपका यूपीएचईएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है उसके जीएस की तैयारी भी यहाँ पर करवाई जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी तैयारी पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन के लिए होती है। और इसके साथ ही अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट से किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि पीजीटी या आप नेट की तैयारी या असिस्टेंट प्रोफेसर की एजुकेशन से पीजीटी या जीआईसी जीडीसी की, तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। एजुकेशन सब्जेक्ट से आपकी तैयारी पूरी यहाँ पर करवाई जाएगी, ठीक है। हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो मास्टर क्लास सीरीज़ चल रही है। आज की जो सीरीज़ है वो लेक्चर 4 है, ठीक है। इसके पहले 3 लेक्चर हमने यहाँ कवर कर लिए हैं। मास्टर क्लास सीरीज़ में आपको सारी चीज़ें एग्जाम ओरिएंटेड करवाई जा रही हैं 2024 के एग्जाम को ध्यान में रख के। टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट से हमने स्टार्ट किया है, तो आप लोग बाकी भी देख लीजिएगा और इस तरह से आप यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा कवर कर सकते हैं। और आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि यहाँ पर सारे हमने PYQs लिए हैं दिसंबर 2023 के। जितने भी शिफ्ट आपके हुए थे तो सभी, और आपकी पेपर जो है बहुत अच्छा आया था। सारे ही क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से भी उन्होंने बहुत अच्छे क्वेश्चन बना के दिए, ठीक है। तो आप लोग ये सारे PYQs देखिए और समझने की कोशिश करिए, क्योंकि कुछ नए कॉन्सेप्ट, मतलब मैंने खुद भी देखा, एनालाइज किया इन चीज़ों को, तो इससे पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं आए थे, है ना। तो यहाँ पर सभी कॉन्सेप्ट मुझे तो नए लगे, थोड़े बहुत हैं कि रिपीट हुए हैं, बाकी बहुत ही डिफरेंट एकदम से कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और इन कॉन्सेप्ट को ज़रूर से क्लियर करिए, क्योंकि अभी जो एनटीए पूछेगा अब इन्हीं से ही आपके 2-3 सेशन में यहाँ से ही क्वेश्चन बनेंगे, है ना। ये एनटीए का अपना पैटर्न है कि जो कॉन्सेप्ट वो उठाता है एक बार ना, उसी से 2-3 बार एग्जाम में आ जाते हैं, है ना। तो ये सारे PYQs इंपॉर्टेंट हैं। दिसंबर 2023 के एग्जाम क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड के, ठीक है। यूनिट 1 हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड की कर रहे हैं पेपर 1 के लिए। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। लिंक आप जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, PDF वगैरह वहीं पे आपको प्रोवाइड की जाती है, या कोई भी इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं और पूरी वीडियो देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे ही। यहाँ पर देखिए, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स कैन बी यूज फॉर वर्चुअल लैब्स एंड सिमुलेशंस। वर्चुअल लैब और सिमुलेशन क्या चीज़ें हैं, तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्चुअल लैब और सिमुलेशन क्या है। कंप्यूटर आधारित वातावरण या एक मॉडल है, ये कह सकते हैं। मतलब ये क्या है कि इंटरनेट आधारित होता है, कंप्यूटर आधारित है, जो कि फिजिकल लैब के प्रयोग को रेप्लिकेट करते हैं। मतलब जैसे हम क्या करते थे लैब में जाके, है ना, फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट रह के तब काम करते थे। फिजिक्स की लैब हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो, कोई भी, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा वर्चुअल लैब में, ये मतलब यहाँ पर लर्नर और रिसर्चर को यहाँ पर इंटरेक्ट करने, विभिन्न कॉन्सेप्ट को सीखने, मतलब आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको सीखने का मौका मिलेगा, डेटा को एनालाइज करने का मिलेगा, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो भी हैं आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो और उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो, ठीक है, अपनी बातचीत कर सकते हो। तो इस तरह से ये वर्चुअली आप कर सकते हो, वहाँ पर आप बिना जाए, बिना जो है कुछ भी खर्चा किए। मतलब इसका ये एडवांटेज है, कहने का मतलब ये है कि इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू ट्रेडिशनल फिजिकल लैब की तुलना में, जो कि पहले लैब होती थी, अभी भी है, ऐसा नहीं है, जाके करना पड़ता है, तो इस तरह से उनकी तुलना में कम खर्च और सुरक्षा के साथ, और कोई भी बैरियर्स हैं, जैसे कि कहीं पर टाइम का होता है, कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह से उस लैब में हमेशा हम प्रेजेंट रह के जाके वहाँ पे चीज़ों को कर सकें, प्रैक्टिकली चीज़ों को कर सकें, ऐसा संभव नहीं होता था। तो ये सारे बैरियर्स को ख़त्म करके, क्रॉस करके सीखने की क्रिया को बढ़ाया जा सकता है, किसके थ्रू, वर्चुअल लैब के थ्रू, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और सिमुलेशन क्या होती है, यहाँ पे एक डायनेमिक विजुअलाइजेशन एंड इंस्टेंट फीडबैक प्रदान किया जाता है ना। तो सिमुलेशन और वर्चुअल लैब, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है, इसके लिए किस टूल का उपयोग किया जा सकता है, तो इसके लिए हम करते हैं, पता है, PHET इंटरैक्टिव सिमुलेशन। अब ये क्या होता है ना, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। बाकी चीज़ें मैं अभी आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि एक यही कॉन्सेप्ट इतना बड़ा है कि इसको थोड़ा सा समझ लीजिए अच्छे से। PHET, और अभी तक इसके पहले ये नहीं पूछा गया है। PHET क्या है, इंटरैक्टिव सिमुलेशन इज ए रिनोड प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर, है ना, ये इसका नाम है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर, दैट प्रोवाइड्स फ्री इंटरैक्टिव सिमुलेशन फॉर टीचिंग एंड लर्निंग साइंस एंड मैथमेटिक्स, ठीक है।
तो एक तरह से क्या है, इंटरैक्टिव सिमुलेशन है फॉर टीचिंग और लर्निंग के लिए, साइंस एंड मैथमेटिक्स के लिए। और कहाँ पे था, डेवलप्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर। ठीक है, तो एक तरह से फ्री था, इंटरैक्टिव सिमुलेशन है, ये सारी चीज़ें साइंस और मैथमेटिक्स के लिए थी। ठीक है, इंटरैक्टिव सिमुलेशन के लिए। अब यहाँ पे देखिए पीएचई इंटरैक्टिव सिमुलेशन टूल का उपयोग वर्चुअली लैब और सिमुलेशन के लिए किया जा सकता है। तो ये जो पीएचईटी है ये भौतिक मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और अन्य विज्ञानों को पढ़ाने और सिखाने के लिए रिसर्च आधारित इंटरैक्टिव कंप्यूटर सिमुलेशन का एक सूट है। पीएचई इंटरैक्टिव सिमुलेशन व्यापक शिक्षा अनुसंधान पर आधारित है, जो छात्रों को एक सहज खेल जैसे वातावरण के माध्यम से, मतलब वर्चुअली आप यहाँ पर आपको जाने की जरूरत नहीं है, वर्चुअली यहाँ पर चीज़ों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ह्यूरिस्टिक मेथड का प्रयोग करके इस माध्यम से सीखते हैं, अन्वेषण और खोज के माध्यम से। ठीक है, ह्यूरिस्टिक मेथड पढ़ा है हमने, टीचिंग मेथड्स में बहुत सारे मेथड्स पढ़े हैं, तो उसी में यहाँ पर इसको, तो ये नई नई टेक्नोलॉजीज हैं जो कि आजकल यूज़ की जा रही हैं। तो अब देख रहे हैं ना आप टीचिंग एप्टीट्यूड से कितने एडवांस लेवल के क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, बाकी जो 3-4 ऑप्शन है ना वो भी मैं कवर करवाएंगी, लेकिन अभी आप जो है पहले ये पेपर का पैटर्न पूरा अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तो बाकी जो 4 ऑप्शन है ना वो भी हम पूरे सारी चीज़ें एक साथ कवर करेंगे, और जितने न्यू कॉन्सेप्ट आए हैं वो सारी वीडियो में एक में आपको बना दूंगी हर यूनिट की, है ना। तो अभी यहाँ देखिए अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक है ना एक प्रभावी अधिगम वातावरण सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विच फैक्टर प्लेज ए क्रूशियल रोल इन क्रिएटिंग एन इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। तो इसमें देखिए टीचर्स की क्वालिफिकेशन से मतलब नहीं होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज ये हो सकता है, फोकस ऑन फॉरेन लैंग्वेज यूज ये भी नहीं होगा, है ना, ये इससे मतलब नहीं होता है कि टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि इसमें कह रहा है कौन सा कारक है, प्रभावी अधिगम वातावरण, है ना, एक इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए क्या होगा, क्या फॉरेन लैंग्वेज की यूज होगी या एडमिशन टू स्टूडेंट फ्रॉम एलाइड क्लास, अभिजात वर्ग के विद्यार्थियों। तो देखिए इसमें ये कोई भी हमको पॉजिटिव अप्रोच से नहीं लग रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, ठीक है, ये होना चाहिए, इसका जो जवाब है ये होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर यह देख लीजिए, अनुदेशात्मक सुविधाओं की उपलब्धता एक प्रभावी अधिगम वातावरण सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे, क्योंकि जो प्रभावी अधिगम वातावरण है मतलब जो इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट होता है, यहाँ पे बच्चों को स्वयं के सीखने और व्यक्तिगत विकास में सक्रिय रूप से यहाँ पर सहयोग करता है, और ये जो लर्निंग होगी ये क्या होगी, लॉन्ग टर्म के लिए होती है, जिससे कि जो स्किल होगी ना वो भविष्य के लिए भी उसके लिए इम्पॉर्टेंट होगी, और शिक्षा के प्रति उनके समग्र दृष्टिकोण पर, ओवरऑल अप्रोच पर ये पॉजिटिव इफेक्ट अपना डालता है। ठीक है, तो अनुदेशात्मक सुविधाओं को कक्षाओं, सेमिनार कक्षों और जो इंस्ट्रक्शनल आपकी लेबोरेटरीज होती हैं, कंप्यूटर प्रयोगशालाओं, इनके रूप में परिभाषित किया जा सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो फैसिलिटीज़ होती हैं सीखने के लिए, कौन कौन से एनवायरनमेंट को, जैसे कि अभी आप देख रहे हो ऑनलाइन कितनी चीज़ें हैं ना, आप लोग को अब कितनी सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, आपके पास बुक ना भी हो तो भी आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हो गई, जिसमें कि सेमिनार्स हो गए, क्लासेस हो गई, इंस्ट्रक्शनल लैब्स हो गई, ये सारी चीज़ें। ठीक, नेक्स्ट है आपका, जिन विद्यार्थियों ने, देखिए व्हेन स्टूडेंट हु हैव लर्न टू टाइप ऑन ए टाइपराइटर, मतलब टाइपराइटर पर उसने टाइपिंग करनी सीखी है, ट्रांसफर दिस स्किल टू टाइपिंग ऑन ए कंप्यूटर कीबोर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग। ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से आपका आया है टीचिंग एप्टीट्यूड में। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, लर्निंग थ्योरीज आपने पढ़ी है, इसी तरह ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में भी होती है, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो ट्रांसफर लर्निंग। तो इस तरह से उसमें कई टाइप्स होते हैं, जिसमें हॉरिजॉन्टल, लैटरल, है ना। तो यहाँ पर देखिए अब इसमें कह रहा है, अब इसमें अलग ही नाम दिए हुए हैं, इसमें दे रखा है फार ट्रांसफर, हाई रोड ट्रांसफर, नियर ट्रांसफर एंड लो रोड ट्रांसफर। अब देखिए एकदम ये अलग पूछा है, कहीं आपको बुक में अभी नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मतलब जो आपने एक वातावरण में सीखी है चीज़ें, एक कॉन्टेक्स्ट, मतलब एक जिस संदर्भ में आपने चीज़ों को सीखा है उसी से मिलता जुलता अगर आप इसी चीज़ को अप्लाई करते हो, जैसे कि आपने बाइक चलाना सीखा या स्कूटी चलाना सीखा और फिर से अब आपको बाइक सीखना है, तो वो चीज़ें कुछ सिमिलर होंगी, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। यही हो जाती है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब ये पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है ना, तो अलग अलग तरह से होती है सिचुएशन के हिसाब से। कहीं तो वही चीज़ आपने सीखी और बिल्कुल वैसा ही अप्लाई करना है, तो ये आपके लिए पॉजिटिव होगा, आप अच्छे से कर पाओगे। पर कहीं पे आपका जो है कॉन्टेक्स्ट ही अलग हो जाता है, जो चीज़ें आपने सीखी हैं लेकिन अब आपको हमें जो अप्लाई करना है वो दूसरा संदर्भ होता है, तो यहाँ पर वो जो पहले से सीखी हुई चीज़ें होती हैं वो अप्रोच मतलब विरोध करती हैं ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये नेगेटिव ट्रांसफर होता है। अब इसमें तो नहीं दे रखा है पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर दे रखा है फार ट्रांसफर, हाई रोड ट्रांसफर, है ना। तो यहाँ पर देखिए फार और नियर
दोनों अपोजिट हैं, और हाई रोड और लो रोड, तो हम एक समझ लेंगे, बाकी चीज़ें भी अपने आप आ जाएंगी। फार ट्रांसफ़र क्या होता है, तो पहले ये समझिए कि फार ट्रांसफ़र मतलब एक संदर्भ के सीखे गए कौशल या ज्ञान को बिल्कुल अलग या दूर के कॉन्टेक्स्ट में लागू करना, मतलब फार दूर है ना। तो यदि कोई, जैसे आपने मैथ्स के लिए कोई स्किल सीखी, आपने कुछ भी अपनी जुगत लगाई और अपना एक कॉन्सेप्ट बनाया, और इसी स्किल को आपको जो है इंजीनियरिंग या बिजनेस या डेली लाइफ में आपको अप्लाई करना पड़ा, है ना, ऐसा कुछ, तो ये हो जाता है बिल्कुल फार, मतलब दूर का हो गया, ठीक है। और हाई रोड क्या होता है, और यही नियर ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसी का अपोजिट है ना। तो ये जो क्वेश्चन में कह रहा है, जिन विद्यार्थियों ने टाइप राइटिंग पे टाइपिंग करना सीखा, अब इस कौशल का अंतरण कंप्यूटर की बोर्ड पर टाइपिंग के लिए सीखते हैं। तो ये किस प्रकार का, तो देखिए ये नियर का हो गया है ना, टाइप राइटिंग पे सीखा और उसके बाद उसी को कंप्यूटर पे, तो कीबोर्ड तो सबका सेम ही है, तो यहाँ पर ये नियर ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है, ये हो गया। हाई रोड की बात कर लेते हैं, है ना। फार वाला तो आपने दूर का समझा है ना, कि कहीं दूर की चीज़ में उसको अप्लाई करना, और नियर तो ये क्या है, सेम कॉन्टेक्स्ट हो रहा है, टाइपिंग की ही बात हो रही है, और बस खाली इंस्ट्रूमेंट जो गैजेट है उसमें चेंज हो गया है ना। आपका जो टाइपराइटर है, तो पहले टाइपराइटर था, अभी आपका क्या है, कंप्यूटर पे हो रहा है, लेकिन हो रही है टाइपिंग ही, वहाँ पे और कुछ नहीं हो रहा है। हाई रोड ट्रांसफ़र क्या है, इसमें सचेत रूप से, मतलब आप कॉन्शियस माइंड से आप काम करोगे और जानबूझकर सीखे गए ज्ञान या कौशल को नई सिचुएशन में लागू करना। तो जो हाई रोड ट्रांसफ़र पर हायर ऑर्डर कॉग्निटिव प्रोसेस जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है, मतलब हाई लेवल की थिंकिंग, जो आप रिफ्लेक्टिव मेमोरीज में पढ़ते हो, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, है ना, तो यहाँ पर ये हाई लेवल की ही बात हो रही है, ठीक है, जिसमें आपकी क्रिएटिविटी आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, तो ये हाई उच्च स्तर का अधिगम होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका, ठीक है। अब इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में, तो यहाँ देख सकते हैं, है ना, तो ये हो गया। तो अब देख रहे हैं ना कितने नए क्वेश्चन आए टीचिंग एप्टीट्यूड से, जो कि बहुत इजी यूनिट है, तो बिल्कुल आपको ऐसे ही पढ़ाई करनी है, और बाकी चीज़ें मैं आपको सारी चीज़ें सॉल्व करवाऊंगी, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी चीज़ें विद कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्टेक्स्ट आपके क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक ऐसा छूटेगा नहीं, सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, और बिल्कुल आप लोग पहले की वीडियोज़ भी देखें, क्योंकि नए कॉन्सेप्ट तो हमको पढ़ने ही पढ़ने हैं, जो भी नई चीज़ें पूछी जा रही हैं, लेकिन बेसिक भी आपका तैयार होना चाहिए, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि नए के चक्कर में पुराना भूल गए, ठीक है, उसको भी पढ़ना है। तो इस तरह से अगर हम कंपैरिजन करें फार ट्रांसफ़र एंड हाई रोड ट्रांसफ़र, तो देखिए जो फार ट्रांसफ़र है इन्वॉल्व्स अप्लाइंग जो है नॉलेज और स्किल्स इन वेरी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, है ना, जो फार ट्रांसफ़र की बात होती है। और हाई रोड ट्रांसफ़र इन्वॉल्व्स कॉन्शियसली, जो कॉन्शियसली मतलब सचेतन मन से, अप्लाइंग लर्न नॉलेज इन न्यू सिचुएशन ऑफन थ्रू हायर ऑर्डर कॉग्निटिव प्रोसेस। जो अब यहाँ पर लेवल होगा ना, तो सोचने विचारने का जो लेवल होगा वो हायर ऑर्डर का होगा, ठीक है। तो ये हो जाता है हाई रोड ट्रांसफ़र, ठीक। तो ये चीज़ें अब आपको समझ में आ गई होंगी। अगर इतनी चीज़ें समझ में आई तो कमेंट में लिखिए कि हाँ सही चीज़ें समझ में आ गई हैं, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही सारे यूनिट के कॉन्सेप्ट मैं PYQs के थ्रू आपको कवर करवा दूंगी, ठीक है। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर स्टूडेंट कमिटमेंट, एंगेजमेंट एंड परसिस्टेंस इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। स्वनिर्देशित अधिगम के प्रति इसमें कह रहा है विद्यार्थी की प्रतिबद्धता, संलग्नता और अध्यवसाय, है ना, ये जो है कमिटमेंट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक बल है। सेल्फ डायरेक्टिंग लर्निंग के लिए इसमें कह रहा है कि कौन सा ऐसा ड्राइविंग फोर्स है जो कि सीखने के लिए प्रेरित करे। तो इसमें देखिए फिक्सेशन, मोटिवेशन, मेटाकॉग्निशन और असेसमेंट, है ना। तो असेसमेंट भी अलग चीज़ है, मेटाकॉग्निशन भी। देखिए कोई भी चीज़ जब आपको प्रेरित करती है ना, रेडी टू लर्न करती है, मतलब आपको जो है सीखने के लिए तत्पर करती है, वो क्या होती है, आपका जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, जो अपना अंदर से हमें मतलब प्रोत्साहन, है ना, मोटिवेशन जो हमारा होता है, प्रेरणा, ये होती है आपकी मोटिवेशन, जो कि काम करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन है ये होगा आपका मोटिवेशन, ठीक। अब इसमें एक टर्म्स कह रहा है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती क्या है, पहले तो ये समझिए। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग रिफर्स टू ए प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल्स टेक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग। मतलब यहाँ पर जो इंडिविजुअल, किसी भी लर्नर की अगर हम बात करें, तो वो खुद से रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए। उसको कहना नहीं पड़ेगा कि तुम पढ़ो पढ़ो,
तुम्हारा नेट का एग्ज़ाम है, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे आप ही लोग हो तो आप उस लेवल पे हो, उस मैच्योरिटी के लेवल पे हो कि आपको क्या है, सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग करनी है। यहाँ पर आपको कोई नहीं कहेगा कि तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो, है ना, ऐसा कोई नहीं कहेगा। आपको खुद से पता है कि अब फरवरी शुरू हो गया है, मुझे अब पढ़ लेना है क्योंकि जून में हमारा एग्ज़ाम है। तो ये हो जाती है, आप अपने हिसाब से आप अपना गोल सेट करते हो, अपनी स्ट्रेटजी बनाते हो, अपने रिसोर्सेज को देखते हो कि कहाँ से मुझे पढ़ना है, कैसे करना है, ठीक है। तो ये अंदर से मोटिवेशन होता है, ठीक है। ये हो जाती है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। क्योंकि यहाँ पर देखिए मोटिवेशन क्या है, एक सामाजिक अभिप्रेरक है, एक मोटिव से जिसका अधिगम प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक। तो ये क्या है, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो कि लर्निंग के लिए हमें जो है मोटिवेट करता है। इस अभिप्रेरक से प्रेरित होकर व्यक्ति अपने कार्य को सुचारू रूप से करने का प्रयास करता है जिससे कि अधिक से अधिक सफलता हो। तो लर्निंग के लिए हमारा क्या है, हमें अगर अंदर से मोटिवेशन नहीं मिलेगा ना तो हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक आंतरिक शक्ति है ना, जिसको मैंने कहा आपको कि इंट्रिंसिक आपको एक मोटिव, एक शक्ति होती है, तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, ठीक है। और ये प्रेरित करता है। और अभिप्रेरणा में व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य निर्देशित, मैंने कहा आपको कि जब आप सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग करते हो तो आपका एक गोल सेट होता है, आपकी स्ट्रेटजी होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अभिप्रेरित व्यवहार का कोई ना कोई स्पष्ट लक्ष्य या उद्देश्य होता है और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो क्रियाशील रहता है, वर्क करता है, ठीक है। ये हो जाता है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। ये भी क्वेश्चन आपका सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग से ही है। देखिए इसमें कह रहा है इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग मेटा कॉग्निटिव नॉलेज इंक्लूड्स। मेटा कॉग्निटिव नॉलेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इसमें देखिए यहाँ पर आपका होता है कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज और उसके बाद है आपका फैक्चुअल नॉलेज एंड फिर है प्रोसीजर नॉलेज, है ना। टेक्नोलॉजिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज से मतलब नहीं होता है। जो आपकी मेटाकॉग्निटिव नॉलेज की बात हो रही है तो इसमें आपकी संदर्भात्मक ज्ञान, तथ्यात्मक और प्रक्रियात्मक, प्रोसीजरल, ठीक है। तो ये आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए। और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग बता ही दिया जिसमें कि लर्नर खुद से ही इतना मोटिवेट होता है और उसके सामने एक उद्देश्य होता है ना, गोल को सेट करता है अपने आप से। ये उसकी जवाबदेही होती है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद से अपनी चीज़ों को देखे और अपना स्ट्रेटजी बनाए, अपना एक उद्देश्य निर्धारण करे और अपनी तैयारी में लगे, है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए जो अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार विद्यार्थियों की वाद विवाद करने की योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए सर्वाधिक लाभदायक है। अब इसमें जो आपका असेसमेंट है ना, इसके टाइप्स को पूछ रहा है, जो कि कह रहा है कि मोर बेनिफिशियल फॉर असेसिंग स्टूडेंट्स एबिलिटी टू डिबेट। डिबेट के लिए हम कौन सी मतलब योग्यता का मूल्यांकन किस तरह के मूल्यांकन के थ्रू करेंगे, ठीक है। वाद विवाद करने की योग्यता, है ना। तो इसके लिए देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट कहाँ होगा, जब टीचिंग प्रोसेस हो रहा है ना, ऑन गोइंग होता है, मतलब प्रोसेस जबकि चल रहा है। समेटिव लास्ट में होता है, ठीक है। उसके बाद इप्सेटिव जब खुद के ही जो पिछला रिकॉर्ड था उसी के आधार पर तुलना होती है ना, ये मैंने कई बार आपको बताया। यहाँ पर देखिए वाद विवाद करने की योग्यता से मतलब है ना, ये हो जाता है परफॉर्मेंस असेसमेंट। ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है। परफॉर्मेंस मतलब जो आपकी योग्यता है, आप कितना अच्छा उसमें कर पा रहे हो, है ना। तो ये हो जाती है निष्पादन मूल्यांकन, परफॉर्मेंस असेसमेंट, ठीक है। ये वाला आपका सही हो जाता है ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इसमें कह रहा है आपके सॉफ्टवेयर से संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पर, और इस तरह के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो टीचिंग सॉफ्टवेयर पे मैंने वीडियो बनाई है, उसको आप देखिएगा। उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया है कि कौन से जो है आप टूल्स का किस जगह पे यूज़ करोगे, उसका वर्क क्या होता है, टीचर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, लर्नर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं। मिस्टर जॉनसन अपने विद्यार्थियों को फोटोसिंथेसिस के कॉन्सेप्ट को समझने में उनकी सहायता करने के लिए माइंड मैप, ये हमने पहले भी बताया है ना, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ ये मास्टर क्लास जो सीरीज़ है इसको पूरे देखते चलें, है ना। बाकी भी आप देखिएगा क्योंकि 75 डेज प्लान में भी जो मैंने आपको पहले बताया था उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक जगह कर दूंगी जिसमें आपकी ये मास्टर क्लास सीरीज़ है, इसी में आपको सारी चीज़ें मिल जाए, ठीक है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। यहाँ पर देखिए माइंड मैप क्या है, एक सेंट्रल थीम के थ्रू हम कॉन्सेप्ट को बनाते हैं, मतलब अपना एक नोट्स को बनाते हैं, है ना, किस तरह से हमें क्या करना है, हमारी जो सेंट्रल थीम होती है और उसी के अकॉर्डिंग हमारी बाकी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो कुछ हम सब टॉपिक ऐसे बना लेते हैं और किस पे कैसे काम करना है, इन चीज़ों को एक माइंड मैप अपना बना लेते हैं, ठीक है।
अब माइंड मैप बनाना चाहते हैं किसका, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को समझने में। अब इसमें ये कह रहा है कि कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स विल बी मोस्ट सुटेबल। तो इसमें जो होता है ना, माइंड मैप के लिए माइंड मिस्टर को यूज़ करते हैं, ठीक है। माइंड मिस्टर को हम माइंड मैप के लिए यूज़ करते हैं। माइंड मैप कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, सेंट्रल थीम के इर्द गिर्द ही इसके बाकी सब नोट्स होते हैं, ठीक है। एड पजल क्या होता है, एड पजल जो होता है, इट इज़ ए प्लेटफॉर्म दैट अलाउ टीचर टू क्रिएट इंटरैक्टिव वीडियो लेसन। जो इंटरैक्टिव वीडियो लेसन बनाए जाते हैं वो एड पजल के थ्रू होते हैं, ठीक है। एक जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, टीचर के लिए अच्छा रहता है। टीचर अपना जो है चीज़ों को यहाँ पर इंटरैक्टिव तरीके से यहाँ वीडियो लेसन्स बना सकते हैं। नियर पॉड क्या है, नियर पॉड रियल टाइम में मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन को डिलीवर किया जाता है, मतलब टीचर के लिए ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। यहाँ पर टीचर जैसे अपना क्विजेस बनाना चाहें, पोल करवाना चाहें, ओपन एंडेड क्वेश्चंस बनाना चाहें, तो इस तरह से रियल टाइम मतलब तुरंत फीडबैक भी मिलता है ना, तुरंत आंसर मिलता है, तुरंत वो जो है मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन को ऐसे डिलीवर कर सकते हैं जो है यहाँ पे लर्नर्स के पास, ठीक है। तो नियर पॉड हो गया। हॉट पोटैटो कल भी हमने पढ़ा था इसके बारे में, तो ये क्विजेस के लिए होता है। वेब बेस्ड लर्निंग एक्टिविटीज़ जैसे कि क्विजेस, क्रॉसवर्ड पजल, मैचिंग एक्सरसाइजेज, इन सारे को हॉट पोटैटोज के थ्रू यहाँ पर, मतलब याद रखिएगा कि क्विजेस वगैरह के लिए, ठीक है। जैसे सॉक्रेटिव था आपका, हॉट पोटैटोज था, इस तरह मैंने और भी कई चीज़ें आपको बताई थी। तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा 2-3 बार आपको देखना पड़ेगा और नोट्स ज़रूर बनाते चलिए, क्योंकि लास्ट में ये सारी चीज़ें याद नहीं होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन अब आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आप सोचिए कि तैयारी में आपको लग जाना चाहिए, है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया होगा तो ज़रूर से लाइक कर दें, क्योंकि देखिए इतनी सारी चीज़ों को फिल्टर करना, फिर आपके लिए कॉन्सेप्ट के थ्रू लाना, है ना, रिलेट करके चीज़ों को बताना, ये सारी चीज़ें एक टफ टास्क होता है, जो कि मैं आपके लिए करती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। और बाकी चीज़ें भी, बाकी यूनिट्स हैं वो भी इसी तरह इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं सारे वो मैं यहाँ पर कवर करवाऊंगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला जो क्वेश्चन था ये आपके चैनल्स नेम के थ्रू है। तो इसमें कह रहा है कौन सा DTH चैनल सामाजिक विज्ञान 1 और सामाजिक और व्यवहारिक विज्ञान से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर सोशल साइंस 1 सोशल एंड बिहेवियरल साइंस से, तो इसमें देखिए संस्कृत, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि लिटरेचर से है ना, संस्कृत। विधिक तो ये आपका क्या है, लॉ से संबंधित है। प्रबंधन आपका मैनेजमेंट, मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था और वीडियो भी दी है, जिसमें चैनल्स नेम सारे आपको याद करने का भी बताया है और आपको क्वेश्चंस भी करवाए हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं तो उसको देख लीजिएगा। इसका जो होगा ना ये आपका प्रबोध होगा, ठीक है। तो नाम आपको 10 चैनल के कम से कम याद रखने हैं, चैनल्स के ही नेम के थ्रू अब पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका देखिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट कह रहा है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इज ए लर्नर सेंटर अप्रोच, बिल्कुल सही बात है, ये वाला एकदम ट्रू है, फर्स्ट इज ट्रू। दूसरा कह रहा है इन गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग स्टूडेंट्स आर इनकरेज्ड टू कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग विदाउट द असिस्टेंस ऑफ टीचर गाइडेड क्वेश्चंस एंड डायरेक्शन। मतलब जो आपकी गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग है इसमें विद्यार्थियों को शिक्षक निर्देशित प्रश्नों निर्देशों की सहायता के बिना समझ निर्मित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो ऐसा नहीं होता है, गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग में जो टीचर होता है एक तरह से गाइड की तरह काम करता है ना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि कोई उनको गाइडेंस नहीं दिया जाएगा और ऐसे जो है यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। तो ये वाला रॉन्ग है, पहला वाला सही है ना। फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकेंड इज इनकरेक्ट, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं समस्या आधारित शिक्षा अधिगम, मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो लर्नर सेंटर्ड है ही है ना। यहाँ पर देखिए कल भी मैंने आपको टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी, है ना। तो इस तरह से उन सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग देखिए, क्योंकि फिर बाद में रिवाइज करना तो मुश्किल होता है, तो साथ साथ पढ़ते चलिए, ठीक है। तो इसमें देखिए समस्या आधारित शिक्षा अधिगम शिक्षार्थी विरोधाभासी दृष्टिकोण है, जबकि गाइडेड जो है छात्रों को शिक्षक निर्देशित प्रश्नों और निर्देशों की सहायता के बिना आपसी समझ अन्वेषित करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है ना। तो पहला सत्य है और सेकेंड असत्य है, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए अगला जो है ना और लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ सारे क्वेश्चन करवाना और अभी भी कुछ हैं तो उनको भी मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। इसमें कह रहा है इन विच अप्रोच द टीचर प्रेजेंट्स ए पजलिंग सिचुएशन एंड स्टूडेंट सॉल्व द प्रॉब्लम बाय गैदरिंग डेटा एंड टेस्टिंग देयर कंक्लूजन। निम्नलिखित में से किस उपभाग में शिक्षक रहस्यमय परिस्थितियों प्रदान करता है, मतलब ऐसी सिचुएशन देता है और जो विद्यार्थी है डेटा कलेक्ट करके उनके निष्कर्षों के परीक्षण द्वारा समस्या का समाधान करते हैं। तो क्या डिस्कवरी लर्निंग है,
लेटेंट लर्निंग, ये आपके टॉलमैन की थ्योरी में आता है ना। सिचुएटेड लर्निंग, तो ये देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखिए डाटा कलेक्ट करके उनके निष्कर्षों के परीक्षण द्वारा समस्या का समाधान करते हैं। तो इसमें देखिए ये होती है आपकी इंक्वायरी लर्निंग, है ना, क्योंकि शिक्षक रहस्यमय परिस्थिति प्रदान करता है और डेटा कलेक्ट करके फिर उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग की जाती है। अब इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा इंक्वायरी लर्निंग में क्या है। इंक्वायरी लर्निंग इज एन एजुकेशनल अप्रोच वेयर स्टूडेंट एक्टिवली इंगेज इन द लर्निंग प्रोसेस बाय आस्किंग क्वेश्चंस, एक्सप्लोरिंग टॉपिक, मतलब टॉपिक जो है उनको एक्सप्लोर करना, है ना, क्वेश्चंस को पूछना, और सीकिंग आंसर इंडिपेंडेंटली और कोलैबोरेटली, है ना, सहयोगात्मक तरीके से या अपना मतलब खुद से इंडिपेंडेंट, मतलब खुद से अपने आप निर्भर होकर चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं, टॉपिक को, क्वेश्चन पूछते हैं और आंसर को निकालने की कोशिश करते हैं, या कोलैबोरेटिव सहयोगात्मक रूप से। इट इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, यहाँ पर चीज़ों को बढ़ावा मिलता है किनको, क्रिटिकल थिंकिंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को और डीप अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट रैदर देन रोट मेमोराइजेशन, मतलब रट्टा लगाने के बजाय यहाँ पर सृजनात्मक क्षमता या समस्या समाधान क्षमता को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, टीचर्स ऑफन सर्व एज फैसिलिटेटर, है ना, यहाँ पर एक पथ प्रदर्शक की तरह काम करते हैं, गाइडिंग स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, इंक्वायरीज एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट एज नीडेड, जैसी जहाँ ज़रूरत होती है वैसी चीज़ों को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाती है इंक्वायरी लर्निंग। बाकी चीज़ें आप देख लेते हैं यहाँ पर। और इस जो लर्निंग का जो यहाँ पर वो था प्रतिमान मॉडल जो है, ये दिया था किसने, जे रिचर्ड सचमैन ने। ठीक है, तो इस प्रकार की जो लर्निंग है, छात्र के व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास किया जाता है, जिससे वो सामाजिक क्षमताओं का विकास और समायोजन एडजस्टमेंट करने के लिए लायक बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी इंक्वायरी लर्निंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गई आपके कुछ क्वेश्चन, जो कि देखे आपने कितने न्यू टाइप के क्वेश्चन थे जो कि अभी एनटीए के द्वारा पूछे गए हैं दिसंबर के एग्जाम में, दिसंबर 2023 में 3 बार आपके पेपर हो चुके हैं, और सारे मैं एक जगह आपको कलेक्ट करके दूंगी यूनिट वाइज। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, बस आप अपना फोकस खाली पढ़ाई पे लगाइए। सारी चीज़ें जो इधर उधर एक्सप्लोर करने वाली होती हैं, कलेक्ट करने वाली होती है ना, वो मेरा काम है, मैं आपके लिए करके दूंगी। ठीक है, तो बिल्कुल आप अपनी तैयारी करिए। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। लाइक नहीं करते हैं तो मेरा मोटिवेशन भी डाउन होता है, आप लोग लाइक ज़रूर दिया करिए। ठीक है, और कमेंट्स भी दिया करिए, क्योंकि फीडबैक मिलना भी उतना ही ज़रूरी है। फीडबैक नहीं देते हैं आप लोग, देख लेते हैं, देखने वाले बहुत हैं, लेकिन लाइक और शेयर नहीं करते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं है, ये आपकी मर्जी है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।